ये भौतिक विज्ञान का थर्ड लेसन है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। पहली टॉपिक है कार्य। तो कार्य की माप बल तथा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, यानी इसकी दिशा नहीं होती है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। तो कार्य इक्वल टू बल गुणे बल का विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। दो सदिश राशियों का गुणनफल कार्य आता है, एक अदिश राशि है। यदि बल F तथा विस्थापन यस के मध्य थीटा कोण बनता है तो इन दोनों के बीच का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन हमेशा डॉट प्रोडक्ट से लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट मतलब, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से लेते हैं और डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉस में आता है, तो दोनों के बीच के थीटा में कोसाइन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कोसाइन में आ जाएगा। दोनों के बीच के एंगल कोसाइन में आ जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। बल एवं बल की विस्थापन, बल एवं विस्थापन के बीच का कोण अगर 90 डिग्री का होता है होने पर, अब आपको पता है कि अगर 90 डिग्री का हो जाएगा, बल और विस्थापन के बीच के एंगल अगर थीटा होता है और वो अगर 90 डिग्री हो जाएगा, तो सबको पता हो cos 90 की वैल्यू 0 होता है और वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी बल अगर हम लगाते हैं और विस्थापन हमेशा बल से 90 डिग्री बनाते हुए दिशा में होता है। 90 डिग्री बल जिस तरफ हम लगाते हैं, बल से 90 डिग्री बनाते हुए विस्थापन अगर होता है तो कार्य की वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि कोसाइन cos 90 की वैल्यू 0 होती है। कार्य शून्य हो जाएगा अगर कोई कुली x kg का भार लेकर मीलों दूर तक चलता है, तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा। किया गया कार्य का मान शून्य होगा, क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री का है। यानी बल वो किधर लगा रहा है? विस्थापन उसका किधर हो रहा है? आगे की तरफ, और बल नीचे से लग रहा है, तो यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा और कार्य कितना हो जाएगा? 0। लेकिन बल तो वो लगाएगा, इस वजह से उसको थकान होगा, लेकिन कार्य वो कुछ नहीं करेगा, कार्य 0 हो जाएगा। अब हम कार्य को अधिकतम देखेंगे कि बल और विस्थापन के बीच का अगर कोण 0 डिग्री का हो जाए, तो कोण अगर 0 डिग्री का हो जाएगा तो कार्य अधिकतम होगा। अगर कार्य अधिकतम हो रहा है तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें कार्य अधिकतम होगा? अगर हम किसी वस्तु को नीचे आते हुए ऊपर से नीचे की तरफ फेंकें तो बल भी नीचे लग रहा है, यानी पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है ग्रेविटी, वो भी नीचे लग रहा है और विस्थापन भी वस्तु का नीचे हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो कार्य क्या होगा? अधिकतम होगा। ऐसे कार्य में कार्य पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, अधिकतम बोल सकते हैं। यानी कार्य धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो शून्य हमने समझ लिया कब होता है, धनात्मक होता है कब, वो तो समझ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ऊपर से अगर पत्थर को नीचे की तरफ फेंका जाए। ऋणात्मक कब होता है? जस्ट पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ भेजें, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, पत्थर का विस्थापन ऊपर दिशा में होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऋणात्मक कार्य होगा। विस्थापन ऊपर हो रहा है और बल जो ग्रेविटी खींच रही है उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो ऐसी दिशा में ऋणात्मक, यानी पत्थर को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो ऋणात्मक कार्य होगा, और जब वो पत्थर एक मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद नीचे आएगा तो उस पर ऋणात्मक कार्य होगा। लौटते समय ऋणात्मक कार्य और जाते समय धनात्मक कार्य होगा। और 0 कार्य हमने समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा, यानी एनर्जी। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। एक और मात्रक है इसका सीजीएस मात्रक। इन दोनों के बीच का संबंध क्या होता है? 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। कार्य द्वारा जब हम किसी वस्तु पे कार्य करते हैं
और उससे हमको ऊर्जा मिलता है, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। एक गतिज ऊर्जा होता है, दूसरा स्थितिज ऊर्जा होता है। अब गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, यानी हम किसी वस्तु पे अगर बल लगाते हैं यानी कार्य करते हैं तो उसमें गति आ जाए, और उस गति के कारण अगर जिस ऊर्जा उत्पन्न हो जाए तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। यदि यम द्रव्यमान के वस्तु पर बल लगाएं और वो बी वेग से चल रही हो, यानी बी वेग से चलना स्टार्ट कर दे, तो उस पर जो कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा होगा, वही गतिज ऊर्जा के रूप में होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी। के ई शॉर्ट फॉर्म है, के ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ये फार्मूले से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं, यदि पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान हो तो संवेग क्या होगा? संवेग किसका अधिक होगा, किसका कम होगा? अगर वेग गतिज ऊर्जा एक समान है तो ठीक है, तो संवेग क्या समान होगा? जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। जिस पिंड का संवेग अधिक होगा, क्या मतलब? जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा उसी का संवेग अधिक होगा। अब इसको समझने के लिए हम इस वाले फार्मूले पे आते हैं। इसको देखिएगा, अब द्रव्यमान अधिक होगा, द्रव्यमान को इधर ले आइए, इस वाले द्रव्यमान को यहाँ ले आइए, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर आएगा, ये मल्टीपल में हो जाएगा। और अब बताइए, अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो संवेग अधिक होगा कि नहीं? क्योंकि द्रव्यमान और संवेग में संबंध देखिएगा। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी का संवेग वाला फार्मूला है। तो ये इधर चला जाएगा, यानी ये काइनेटिक एनर्जी इनटू एम इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी यम बड़ा होगा तो पी का मान अधिक हो जाएगा, यम का मान बढ़ेगा तो पी का मान बढ़ जाएगा। इसको फिर से अगर हम समझने की कोशिश करें तो नेक्स्ट देखिएगा कैसे समझते हैं। यहाँ काइनेटिक एनर्जी है और ये द्रव्यमान इधर चला जाएगा, ये द्रव्यमान उठ के यहाँ पहुँच जाएगा, तो यम इधर आ जाएगा और पी स्क्वायर है। अब द्रव्यमान अधिक होगा तो संवेग अधिक होगा कि नहीं होगा? तो संवेग अधिक हो जाएगा द्रव्यमान अधिक होने पे। तो द्रव्यमान जिसका अधिक होगा उसका संवेग अधिक हो जाएगा। कम वेग वाले, अब वेग अगर कम होगा, जिसका वेग कम वाले पिंड का संवेग अधिक होगा। इसको समझने के लिए हम इस वाले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ देखिए, जिसका वेग कम होगा, अगर हम एक यम इसमें और जोड़ दें तो पी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी हटा देते हैं। इसको समझने के लिए हम इस टॉपिक पे आते हैं। अगर देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, इसको हाफ एम बी लगाएं और इंटू बी कर दें, तो एम बी इक्वल टू पी हो जाएगा। एम बी अलग हो जाएगा तो ये पी हो जाएगा, पी को हम इधर भेज देंगे। अब देखिए, पी और बी सेम डायरेक्शन में आ गए और नीचे एम आ गया, तो पी बढ़ेगा तो बी घटेगा, यानी संवेग बढ़ेगा तो वेग घटेगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी और बी कैसा हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझने के लिए हम इस तरीके से, बी 2 है, स्क्वायर है, तो 2b कर देंगे, b इंटू बी, तो एम बी एक साथ लेके p कर देंगे और एक b दोनों, ये p भी हो जाएगा और नीचे यम आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? यम आ जाएगा। अब p b इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है तो फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कोरिलेट करते हैं। तो पी बी, अब यानी पी संवेग और वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी वेलोसिटी कम होगा तो संवेग बढ़ेगा। तो इससे ये समझेंगे कि जिसका द्रव्यमान, दोनों समझ गए होंगे दोनों, कि जिसका द्रव्यमान क्या होगा? अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा, जिसका वेग कम होगा उसका संवेग अधिक होगा। तो ये दो कंडीशन बनते हैं। नेक्स्ट देते हैं स्थितिज ऊर्जा ने पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु पे विशेष अवस्था यानी स्टैटिक स्टेट के कारण, स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाए तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांधा बनाकर क्या किया जाता है? जल को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको खोला जाता है, फिर टरबाइन घुमा के उसको बिजली में कन्वर्ट किया जाता है। यानी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदली, फिर गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है, यानी फिर विद्युत ऊर्जा में चेंज कर लिया जाता है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, पहले एक चाबी घड़ी आती थी चाबी ऐंठने वाली,
तो वो भी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करते थे। जो चाबियाँ वो एनर्जी यूज करती थी, उसकी सुइयाँ घड़ी चलती थी एक बार हटने के बाद में। जैसे बच्चों का खिलौना, चाबी ऐड दो फिर कुछ देर वो चलता रहता है। तो ये सब स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। तनी हुई स्प्रिंग, स्प्रिंग को तान के कुछ देर पकड़े रहिए तो उसमें जो ऊर्जा होगा वो स्थितिज ऊर्जा होगा। जैसे छोड़ेंगे स्प्रिंग फिर अपने स्टेट में आ जाएगी, तो वो उसमें जो संचित ऊर्जा जो स्टैटिक स्टेट में रही वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहेगा। गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक जो है यानी पोटेंशियल एनर्जी, पीई शॉर्ट फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी फुल फॉर्म mgh, यानी m फॉर द्रव्यमान, g फॉर पृथ्वी की ग्रेविटी और h फॉर हाइट, कितनी ऊंचाई पर उसको मेंटेन करके स्टैटिक स्टेट में है। और gh जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और g ऊंचाई होता है, h ऊंचाई, g गुरुत्वीय त्वरण और m द्रव्यमान होता है। अब नेक्स्ट आते हैं स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कुछ स्पेसिफिक फार्मूला होता है उसका निकालने के लिए। अगर उस स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन यक्स हो और स्प्रिंग के नियतांक मान के होगा, स्प्रिंग का एक बल नियतांक होता है जिसे के से डिनोट करते हैं, वो के हो और तनी हुई लंबाई, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन जो है यक्स हो, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पी इक्वल टू हाफ एम के एक्स स्क्वायर होता है। इस व्यंजक को एक पूरा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन की मदद से इसको निकाला जाता है। जब आप एक पढ़ेंगे स्प्रिंग वाला चैप्टर, स्प्रिंग बल नियतांक का चैप्टर, तब उसमें इसको डिटेल में पढ़ा जाता है, इसको फार्मूला निकालने का होता है। अब ऊर्जा संरक्षण के नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेटिव, ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट हो जाती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, यानी ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा किसी एक रूप से लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब ऊर्जा रूपांतरित करने के कुछ उपकरण होते हैं जो एक फॉर्म से ऊर्जा को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण हैं, जैसे डायनमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब यांत्रिक ऊर्जा पता होगा जिस पे हम बाह्य कार्य लगा के ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, पढ़े हैं, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो डायनमो है। अब डायनमो से विद्युत का उत्पादन होता है। जैसे हमने बांधा बनाकर जल को रोकते हैं, पानी को रोकते हैं, फिर बांधा को खोला जाता है, तब फिर टरबाइन को घुमाया जा सकता है। फिर डायनमो टरबाइन की मदद से, यानी स्थितिज ऊर्जा किसमें, गतिज ऊर्जा, फिर ये सब क्या है, यांत्रिक ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं, स्थितिज गतिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। तो वही स्थितिज और गति को किसमें चेंज कर लिया जाता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को किसमें चेंज कर लिया जाता है, डायनमो के द्वारा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा हमने दो प्रकार पढ़ा, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। पानी स्थिर है तो स्थिर ऊर्जा, पानी चल दिया तो गतिज ऊर्जा। यानी इन दोनों यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। तो इन दोनों को, यानी कि गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा को किसमें, डायनमो के द्वारा किसमें, विद्युत में उत्पादन कर दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा एवं प्रकाश ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देती है, ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये ध्वनि ऊर्जा है और जो रिकॉर्ड हो रहा है वो विद्युत ऊर्जा में रिकॉर्ड हो रहा है, फिर तुम सुनोगे उसे, फिर ध्वनि ऊर्जा में सुनोगे। तो ये माइक्रोफोन का काम होता है। नेक्स्ट माइक्रोफोन देखेंगे। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये ध्वनि ऊर्जा है, जो रिकॉर्ड हो रहा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि संचित हो रहा है। तो
ध्वनि ऊर्जा किस में कन्वर्ट कर दिया? माइक्रोफोन, विद्युत ऊर्जा में। हर फ़ोन में माइक्रोफोन होता है, मोबाइल में। तो इस तरीके विद्युत ऊर्जा में। फिर सुनोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। हर मोबाइल में एक लाउड स्पीकर होता है। वो लाउड स्पीकर क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को, पिन से जो हमने विद्युत ऊर्जा, अपनी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया था, वही विद्युत ऊर्जा को फिर वो ध्वनि ऊर्जा में सुना देगा तुमको। तो ये होता है माइक्रोफोन और ध्वनि। माइक्रोफोन भी एक मोबाइल में लगा होता है, लाउड स्पीकर भी लगा होता है। तो ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल यही है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ये तो हर घरों में देखिए सोलर ऊर्जा लगा होता है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट क्या करता है? घर पे लगा होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। अब ट्यूबलाइट को इस तरीके से इसको समझें। बल्ब को, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है।